हेलो एवरीवन, ज्ञान आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आपके लिए 5 जुलाई का ज्ञान आईक्यू लेके हाजिर हूं, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल के हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। आइए संभालते हैं आज के पहले सवाल को। क्या कहता है हमें, अभी रिसेंटली जो है ना एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सेटअप किया गया है। ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सेटअप किया गया है जिसका नाम है आपका उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र। ठीक है ना, उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र। ये कौन से शहर के अंदर सेटअप किया गया? सवाल ये है आपसे यहाँ पे पूछा गया। इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में UTPRERA भी कह सकते हो, उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र जिसका नाम है आपका। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सर ये उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र है ना, वो क्यों सेटअप किया गया है? तो एक्चुअली ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो कि एक्सेलरेट करेगा एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी को। मतलब एनर्जी के अंदर एफिशिएंसी लाने के लिए, एनर्जी के अंदर जो है वो यूं कहिएगा जैसे ऊर्जा दक्षता होती है ना बिजली को बचाने, उस टेक्निक पे हम लोग जो है ना काम करेंगे। And the idea is to adopt clean technology. It will help to advance clean technologies. Actually जो है ना क्लीन टेक्नोलॉजी या क्लीन एनर्जी, उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। अच्छा सर ये आइडिया है किसका? तो मैं यूं कह सकता हूं कि इट हैज़ बिन सेटअप बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसको आप लोग BEE के नाम से जानते हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसके द्वारा इसको सेटअप किया गया है। अच्छा सर ये कौन से मंत्रालय के अंदर आती है? तो इसका मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, ये याद रखना। अच्छा एक रिसेंट सवाल आया था करंट अफेयर का, एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स आया था एक आपका, एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। उसमें भारत का कौन सा राज्य जो है ना उसने टॉप किया था? तो उसके अंदर कर्नाटका ने टॉप किया था, ये याद रखना आप लोग। ठीक है ना, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में सबसे टॉप जो किया था ना वो कर्नाटका ने किया था। अच्छा एक बात और याद रखना आप लोग, अभी रिसेंटली जो ना मिनिस्ट्री ऑफ पावर और के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इस डिपार्टमेंट ने मिलके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उस प्रोग्राम का नाम आप याद रखना MAHIR, महिर नाम का एक प्रोग्राम है। ये क्या है सर? ये प्रमोट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एनर्जी सेक्टर। तो आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि महिर प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? ये महिर बनेगा प्रोनाउंसिएशन में देख लेना आप लोग। और ये बेसिकली प्रमोट करने वाला है किसमें? एनर्जी में डेवलपमेंट में, एनर्जी में रिसर्च में, उन सभी में जो है ना ये काम करेगा। सो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जरूर याद रखना। आई विल रिपीट अगेन, आपसे पेपर में सवाल पूछा जाएगा कि उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में कौन से शहर में हुआ? तो आपको जवाब देना है न्यू दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है ना, एक तो बात आपके लिए ये होगा। सेकेंड बात आपके लिए याद करने वाली ये है कि ये क्यों किया गया है, मतलब इसके अंदर था क्या? तो इसका मतलब था कि एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देना। सर ये किसने किया था? तो इसका आंसर था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE। डिपार्टमेंट आपसे पूछा जा सकता है तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है ना, इस डिपार्टमेंट को भी आप याद रखना। अच्छा एक सवाल फिर और इंपॉर्टेंट बताया था मैंने कि एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में राज्य कौन से ने टॉप किया है? तो इसका नाम आपके आगे है कर्नाटका है, कर्नाटका ने टॉप किया है। और एक मैंने प्रोजेक्ट आपको बताया है जिसका नाम क्या है? MAHIR। और इस प्रोजेक्ट की अगर आप बात करते हो तो ये प्रोजेक्ट किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। और के साथ में कौन सा डिपार्टमेंट है? के साथ में जो है ना न्यू एंड रिन्यूएबल डिपार्टमेंट भी इसके साथ में है, नवीकरणीय। और जो आपका सोलर वाला एनर्जी वाला डिपार्टमेंट है ना, ये वाला डिपार्टमेंट इसके साथ में है। किस लिए है ये प्रोजेक्ट? ये प्रमोट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। अगला करंट अफेयर आपका बन सकता है कि हालिया जानकारी के मुताबिक भारत के पास दुनिया में राष्ट्रीय राजमार्गों का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले नंबर पे है? तो कौन सा देश इसमें पहले नंबर पे है? तो इसमें दुनिया में सबसे लंबे, देखो ये नेटवर्क का मतलब है सबसे लंबी सड़कें, सबसे ज़्यादा सड़कें किलोमीटर वाइज किस देश के पास में है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सड़कें हैं ना वो किसके पास में? अमेरिका के पास में है। अच्छा अमेरिका के पास में है। और दूसरे नंबर पे हम लोग आ चुके हैं अब भारत। पहले हम भारत वाले तीसरे पे होते थे और अब तीसरे पे चाइना आ चुका है एक्चुअली। ठीक है ना। अच्छा भारत के अंदर सड़कें बनाता कौन है? भारत में सड़कें बनाता है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हालांकि एक डिपार्टमेंट आपने और भी सुना होगा जिसका नाम BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। 1960 के दौरान जो है ना ये सेटअप हुआ था। अच्छा BRO जो है ना ये पहाड़ों पे और बॉर्डर लाइन पे सड़कें बनाता है और NHAI जो है ना ये प्लेन एरिया पे सड़क बनाता है आपका। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे जो है हमारा, इनकी तरफ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से सबसे लंबा
अभी रिसेंटली जो है ना या सेकंड देश हमारा कंट्री जो है ना बना दिया गया है इस सबसे बड़े रेल नेटवर्क के मामले में। अच्छा सर, अब फिर एक बात बताओ, भारत के अंदर ना करंट रोड नेटवर्क है कितना? तो भारत के अंदर करंट रोड नेटवर्क है 1,45,240 किलोमीटर, इतना है हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। 1,45,240 किलोमीटर जो है ना, इतनी लंबे सड़कें हैं जो कि दुनिया में हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं। अच्छा, एक बात और भी याद रखिएगा आप लोग, क्या कि जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, इनका 2013-14 से जो है ना, ये तकरीबन ये आंकड़ा कितना था, 2013-14 का अगर आंकड़ा दिखाया इन्होंने, ये एक्चुअली इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस सरकार थी, तो ये लगभग था 91,000 का, और कहते हैं हमने लगभग जो है ना 50% इसमें इंक्रीमेंट किया है। सो ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बात आपके लिए जो हो सकती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, वो क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि हमारा टोल टैक्स से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या नेशनल हाईवे पे जब जाते हो तो आप लोग टोल टैक्स तो खैर जाहिर सी बात है देते ही होंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करते हैं ना, तो हमारे पास में टोल टैक्स कितना अभी तक का रिसीव हो चुका है? तो ये 41,342 करोड़ जो है ना रिसीव हो चुका है आपका। ये पिछले साल से लगभग 10 गुना ज़्यादा जो है ना हमने टोल टैक्स रिसीव किया है। आपको मैं बता देता हूँ टोल टैक्स इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, उसकी वजह ये है कि फास्टैग आ चुका है। और ये फास्टैग किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? ये काम करता है RFID पे, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे काम करता है ये, ठीक है। अच्छा, एक आपको पता है फास्टैग पे जब आप लोग अपनी गाड़ी से टोल कटवाते हैं तो कितना टाइम लगता है? अभी ये भारत के अंदर जो है ना, ये 47 सेकंड से कम का वेटिंग टाइम हो गया है। आने वाले 2030 तक ऐसा टारगेट है कि हम लोग ये 30 सेकंड से भी कम का वेटिंग टाइम कर देंगे, और 2047 तक का टारगेट है ज़ीरो वेटिंग टाइम होगा। ज़ीरो वेटिंग टाइम होगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, कुछ इस प्रकार का काम कर देंगे हम लोग ये, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट है टू कम्प्लीटली एलिमिनेट द वेटिंग टाइम बाय 2047। तो इस बात को आप याद रखना। अच्छा, आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये आपका एक NHAI है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करता है, ये भी बात याद रखना। अच्छा, एक करंट अफेयर मुझे और भी याद आ रहा है, NHAI जो है ना, इसने रिसेंटली एक रिकॉर्ड भी बनाया था, अगर आपको याद हो तो 100 किलोमीटर का सड़क इसने 100 घंटे में बना दिया था। ये गाजियाबाद और अलीगढ़ एक्सप्रेसवे बना था, ठीक है ना, गाजियाबाद से अलीगढ़ के बीच में बना था। ये एक्चुअली वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में ये, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NHAI के नए चेयरमैन भी थोड़े दिन पहले ही बने थे, वो भी आप याद कर सकते हो, जिनका नाम संतोष यादव है। पूरा नाम संतोष कुमार यादव है, ठीक है ना। तो यादव जी को आप लोग जरूर याद कर लेना जी, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो क्या है कि हाल ही में यह जानकारी दी गई है कि इसरो 12 जुलाई 2023 को अपना तीसरा चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। चंद्रयान 3 जो है ना, इसके लैंडर का, ठीक है ना, ये लैंडर लिखना था, कैलेंडर लिखा गया, लैंडर का मॉड्यूल का नाम क्या होगा? तो इसके लैंडर के मॉड्यूल का नाम पिछली बार भी वही था और इस बार भी वही है, सेम ही है, और इस बार का नाम विक्रम है, ठीक है। तो विक्रम इस सवाल का बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है ये। तीसरा मून मिशन हम लोग भेजने जा रहे हैं। ये कब भेजने जा रहे हैं? 12 जुलाई 2023 को भेजने जा रहे हैं। विक्रम इसका नाम होने वाला है लैंडर का, चंद्रयान 3 का, ठीक है ना। विक्रम साराभाई के नाम पे ये, क्योंकि इसरो की स्थापना आप सबको पता है कब हुई थी। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी, और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? विक्रम अम्बलाल साराभाई। इनका पूरा नाम विक्रम, पिता का नाम अम्बलाल से इनको जोड़ा जाता है, ठीक है। और इस बार हम लोग ये कहाँ से लॉन्च करने वाले हैं? तो इस बार हम लोग करने वाले हैं ये श्रीहरिकोटा से, ठीक है ना। श्रीहरिकोटा से जो है ना इसको लॉन्च करने वाले हैं हम लोग। श्रीहरिकोटा में एक सतीश धवन स्पेस सेंटर है, याद रखिएगा आप लोग, सतीश धवन स्पेस सेंटर। इस सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है ना, ये कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है ना इस बार हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, हमारे भारत के अंदर जो है ना हमारा ये लैंडर जो है ना मार्क 3 जिसको हम लोग कहते हैं ना, मार्क 3, ये सबसे हैवी रॉकेट भी है इसरो का सबसे हैवीएस्ट रॉकेट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यही है आपका। और इसके रोवर का नाम क्या है? अगर आपसे रोवर का नाम पूछ लिया जाए तो रोवर का नाम है प्रज्ञान, ठीक है ना, प्रज्ञान है, ठीक है ना, प्रज्ञान रोवर का नाम है, ठीक है। और चंद्रयान 2 के अंदर भी ये रोवर और लैंडर जो है ना सेम ही नाम के थे। सो हो सकता है ये भी आपसे पूछा जाए, और वो आपको पता होगा 2019 के अंदर हमने 6 सितंबर 2019 में लॉन्च किया था, जो कि क्रैश हो गया था, ठीक है।
उम्मीद है, दुआ करते हैं भगवान से कि इस बार हमारा ये सक्सेस हो जाए। हाल ही में हर साल निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो नेशनल स्टैटिक्स डे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, 29 जून को मनाते हैं, ठीक है, आप सबको अच्छे से पता होगा। इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम था इसका अलाइनमेंट ऑफ स्टेट। अलाइनमेंट ऑफ स्टेट था, वैसे पूरा तो काफ़ी लंबा चौड़ा था, जिसमें नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क था, मॉनिटर करना था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गुड्स वगैरह को। आप लोग शॉर्ट में याद कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा पेपर में ऑप्शंस जो है ना वो ठीक कर पाओ आप लोग। तो आप ऑप्शंस ठीक करने के लिए क्या है, अलाइनमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है ना। अच्छा, ये तो बात ठीक है, पर सर हम लोग हर साल 29 जून को ये वाला डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पीसी महाबलोनिस की वजह से, ठीक है ना, पीसी महाबलोनिस की वजह से सेलिब्रेट करते हैं। पीसी महाबलोनिस की ये बर्थ एनिवर्सरी है, आप सभी जानते होंगे पीसी महाबलोनिस को, ठीक है ना। पीसी महाबलोनिस एक ग्रेट स्टैटिक्स के रूप में जाना करते हैं, ग्रेट स्टैटिशियंस के रूप में जाना जाते हैं इंडिया के, ठीक है ना, इंडिया की तरफ से। अच्छा, ये बात आप लोग याद कर लीजिएगा कि इन्होंने जो है ना इंडिया का इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट जो है ना ये सेटअप किया था, ये बात याद करना आप लोग। इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट सेटअप किया था कौन से साल के अंदर? 1932 के अंदर सेटअप किया था इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा जो है ना इनको बेसिकली आप लोग ना जो पंचवर्षीय योजना कभी तुमने पढ़ी होगी, और हमारा जो दूसरा पंचवर्षीय योजना टाइम पीरियड था 1956 से लेकर 1961 का होगा ना आपका दूसरा, पहला 51 से 56 था, हाँ ठीक है, ये दूसरा 56 से 61 का दूसरा टाइम पीरियड था ना, ये बेसिकली तैयार ही इन्होंने किया था। कई बार आपसे सवाल पड़ा होगा ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है? तो पीसी महाबलोनिस मॉडल पे आधारित है, याद रखना। इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, 1968 के अंदर पद्म विभूषण दिया गया था इनको, ठीक है ना। अच्छा, ये तो भारत का स्टैटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। वर्ल्ड स्टैटिक्स डे कब मनाते हैं हम लोग? वर्ल्ड स्टैटिक्स डे मनाते हैं 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और वर्ल्ड स्टैटिक्स डे वैसे हर साल नहीं मनाते, ये सेलिब्रेट क्या करते हैं हर 5 साल के बाद एक बार, ठीक है ना, हर 5 साल में एक बार सेलिब्रेट करते हैं इसको हम लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज नामक प्रदर्शन आयोजन किया है? बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज, बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज जो है ना ये आयोजित किया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने, ठीक है ना, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, इसको आप लोग इंग्लिश में कह सकते हो। इनके द्वारा जो है ना बैंकिंग वर्ल्ड हेरिटेज है, ये अभी रिसेंटली आयोजित किया गया है। इसका थीम भी वही था जो G20 वाला ही था, वन अर्थ वन फैमिली वाला, या वसुदेव कुटुंबकम वाला, ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है हमारे पास में। अब आप एक बात याद कर सकते हो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है? तो इसका डिपार्टमेंट भी आप याद कर लेना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है ये, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। और एक बात और याद कर लेना, ये जो एग्जीबिशन है ना ये बेसिकली यंगस्टर के लिए है, और मतलब जितने भी यंगस्टर हैं इनको कल्चर एक्टिविटी या कल्चर हेरिटेज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देना। इसको इनोग्रेट किसने किया था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसको इनोग्रेट किया था 30 जून के दिन इनोग्रेट हुई थी ये, ठीक है। और इनोग्रेशन करने वाली थी इसके अंदर, याद रखना आप लोग, मीनाक्षी लेखी, मीनाक्षी लेखी। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर ऑफ इंडिया के अंदर ये एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्ट्री में जानी जाती है। हालांकि यहाँ पे एस जयशंकर साहब भी थे, जी किशन रेड्डी साहब भी थे, रिपोर्ट किया था उनको, एक्चुअली ये रिपोर्ट करती है। तो खैर आप लोग सिंपली याद कर लेना इस सवाल को। हाल ही में समाचारों में देखा गया पोषण मिशन के तहत विकसित किए गए भारतीय समर्सिबल वाहन का नाम क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आपका, ठीक है ना। आप लोगों को ये ज़रूर अच्छे से याद करना है क्योंकि थोड़े दिन पहले ही इसकी चर्चा चल रही थी, और खूब चर्चा चल रही थी, ना केवल चर्चा थी बल्कि इसकी तो खूब ज़्यादा चर्चा हो रही थी। टाइटन समर्सिबल के बारे में आप लोगों ने सुना है क्या? अच्छे से सुना होगा टाइटन समर्सिबल के बारे में। और टाइटन समर्सिबल आप सबको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले ही ये डूब गया है। डूबा था टाइटन समर्सिबल? हाँ सर, डूब गया है टाइटन समर्सिबल। अच्छा, टाइटन समर्सिबल जो है ना वो डूब तो गया है, ये बात तो हमें समझ में आती है, लेकिन अब अपना इंडिया ये समर्सिबल वाला काम कर क्यों रहा है? ठीक है ना, ये एक्चुअली डीप ओशन मिशन होना चाहिए, ठीक है ना, डीप ओशन मिशन, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में ये लिखा ट्रांसलेशन में गलत हो गया है, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम लोग डीप ओशन, ठीक है ना, डीप ओशन मिशन है ये, ठीक है ना, डीप ओशन मिशन है ये। तो एक्चुअली आपने देखा होगा कि हम थोड़े दिन पहले टाइटन समर्सिबल डूब गया था, और ये देखने गया था, एक मलबा देखने गया था, किसका? टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने के लिए गया था, और अब ये रहा ही नहीं, 5 लोग सवार थे, पांचों के पांचों इसके अंदर डूब गए। हमारा भारत भी एक नया समर्सिबल तैयार कर रहा है जिसका नाम है मत्स्य 6000।
आप कहोगे सर ये ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, जब इतने सारे डूबे जा रहे हैं तो इनका करने के पीछे उद्देश्य क्या है। देखो उद्देश्य ये है कि समुद्र की तलहटी में जब तक आप नहीं जाओगे ना, तब तक जाके जो है ना क्या है, बहुत सारे मिनरल्स को आप नहीं खोज पाओगे, क्योंकि समुद्र की तलहटी में बहुत सारे मिनरल्स और बहुत अपार मात्रा में धन है, यूँ समझिएगा। तो उसके बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। जनरली यहाँ पे समर्सिबल ही जा सकते हैं, पनडुब्बी तो इतने गहरे पानी में डूब ही जाए, फट ही जाएगी, ये समझिएगा। और हम लोग समुद्रयान मिशन के तहत जाने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा प्रोजेक्ट होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारे वाले का मत्स्य 6000 नाम है, हालांकि बहुत रिस्की है, इतना आसान नहीं है जाना, लेकिन फिर भी कोशिश होगी। और इस समुद्रयान मिशन जो है ना, इसको कौन करेगा, इसको हमारे भारत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, जिनका नाम जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का नाम है किरण रिजिजू, ये इसके मिनिस्टर है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और ये इस मिशन को लॉन्च करेंगे या इसको डायरेक्ट करेंगे, समझो। इसके अलावा जो ना 2024 के अंदर इसको हम लोग भेजने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डेंजरस है, पर कोशिश है कि इसको भेजें। ओशन गेट एक कंपनी थी जिसने रिसेंटली टाइटन समर्सिबल भेजा था, उसका तो आपको पता ही है क्या असर हुआ है। खैर हम लोग जो है ना ये मत्स्य 6000 भेजने वाले हैं, और ये हम भेजेंगे तो सही, इसका एक डिपार्टमेंट भी आपको बता देता हूँ मैं, NIOT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, ये चेन्नई की टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू हम लोग भेजेंगे। किस लिए भेजेंगे सर, हम लोग समुद्र की तलहटी में कॉपर है, निकल है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, इन सभी चीज़ों को जो है ना रिसर्च करने के लिए हम लोग भेजने वाले हैं ये मिशन, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्पेशल असिस्टेंट स्पेशल असिस्टेंट के लिए जो है ना स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023, ठीक है ना। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए जो है ना अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा पैसा मिला किसको, ये बिहार को सबसे ज़्यादा पैसा मिला है। ये पैसा मिला है तकरीबन 9640, ठीक है ना, 9640 करोड़ में सबसे ज़्यादा पैसा मिला है बिहार को, ठीक है। तो ये सिंपल है, याद कर लेना आप लोग। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिसेंटली जो है ना कुछ पैसा दिया था सभी राज्यों को, लगभग 56,415 करोड़ दिए थे, जिनमें से 16 राज्यों को पैसा दिया था। स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 स्कीम के लिए बिहार को सबसे ज़्यादा पैसा मिला है पूरे भारत के अंदर, ठीक है। बिहार के अंदर एक भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल भी बनाया जा रहा है ईस्ट चंपारण के अंदर। और इसके अलावा दूसरा सबसे ज़्यादा पैसा मध्य प्रदेश को मिला था, तीसरा वेस्ट बंगाल को मिला था, चौथा राजस्थान को मिला था, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ने नए दिशा निर्देश सागर सामाजिक सहयोग लॉन्च किया है। सागर सामाजिक सहयोग जो है ना ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो ये जो है ना अभी हाल ही में सागर सामाजिक लॉन्च हमारे नई गाइडलाइंस के तहत जो है ना इसको लॉन्च किया गया है रिसेंटली। और इसको नई गाइडलाइंस के तहत जो है ना लॉन्च करने वाले डिपार्टमेंट या हम लोग कह सकते हैं मंत्री का नाम श्री सर्बानंद सोनोवाल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सर्बानंद सोनोवाल ने जो है ना इस मिशन को लॉन्च किया है, सुपर इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। ये कौन से डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, ये पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे डिपार्टमेंट के मंत्री है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा एक बात बताता हूं मैं आपको कि ये जो हमने मिशन लॉन्च किया ना, इस मिशन का सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि पोर्ट्स विद टर्नओवर अराउंड 100 से 500 करोड़ का है ना, एक्चुअली पता है मैं आपको बताता हूं इसका सीधा सा मतलब क्या है। बहुत सारे बंदरगाह है, बंदरगाह पैसा बहुत कमाते हैं, तो कहते तुम इतना ज़्यादा पैसा कमाते हो तो कुछ पैसा तुम सामाजिक लोगों के लिए भी लगाओ ना, लोगों के हेल्प के लिए भी लगाओ। तो इसलिए ना इन्होंने क्या कर दिया कि जिनका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ के आसपास का है, लगभग 100 करोड़ या इससे भी ज़्यादा का है, तो वो लगभग साल के 3 से 5% जो है ना इस मिशन के अंदर डालेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में डालेंगे, ठीक है। अच्छा जिनका टर्नओवर 500 करोड़ के आसपास का है वो क्या करेंगे, 2 से 3% डालेंगे। और जिनका टर्नओवर जो है ना लगभग 500 करोड़ से भी ज़्यादा का हो गया है, इससे भी ऊपर का ही चला गया है, तो वो जो है ना अपना 0.5% से 2% जो है वो पैसा डालेंगे इस मिशन के अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट लॉन्च किया है इन्होंने, काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने QS वर्ल्ड रैंकिंग, ठीक है ना, QS वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर 149वां स्थान हासिल किया है, ठीक है ना, QS वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर 149वां स्थान हासिल किया है। तो ये किया है IIT बॉम्बे ने किया है, ये याद रखना आप लोग, IIT बॉम्बे ने 149वां किया है। IIT दिल्ली ने कौन सा किया है, IIT दिल्ली का याद रखिएगा आप लोग 197 है, ठीक है ना, 197 है। IIT खड़गपुर का कौन सा है, 271वां है, ठीक है ना, 271वां है IIT खड़गपुर का। और IIT कानपुर का 264वां है, ठीक है ना, 264 है। वैसे दुनिया में सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी है, MIT है, ये लगातार 9-10 सालों से नंबर 1 पे ही आ रही है, ठीक है।
तो इसको याद रखना। अच्छा, अभी एक ना NIRF रैंकिंग भी आई थी, NIRF रैंकिंग जो आपकी नेशनल रैंकिंग है ये, और ये नेशनल रैंकिंग की अगर बात करते हो आप लोग, तो इसमें ना IIT मद्रास को सबसे टॉप दिखाया था, मतलब बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया दिखाया था। और इंडिया में बेस्ट यूनिवर्सिटी किसे दिखाया था, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को बेस्ट यूनिवर्सिटी दिखाया था। और QS रैंकिंग के अंदर तो आप लोग समझ ही सकते हो कि IIT बॉम्बे है, इसको नंबर दिया है 197। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है जी। नेक्स्ट आपका सवाल है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने रानी दुर्गावती गौरव यात्रा स्टार्ट की है। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा जो है ना अभी रिसेंटली स्टार्ट की है। किसने स्टार्ट की है ये रानी दुर्गावती गौरव यात्रा? तो इनमें से जो राज्य है ना हमारा, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने इस यात्रा को स्टार्ट किया है। ये फेस्टिवल है, ये ग्रेट वॉरियर प्रिंसेस रानी दुर्गावती के नाम पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। सो ये पॉइंट आप लोगों को सिंपल याद रखना है। रानी दुर्गावती वैसे 16वीं शताब्दी की एक रानी थी जिसने जो है ना मुगल्स के खिलाफ ये लड़ी थी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका इतिहास आता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नई किताब द योगा सूरदास चिल्ड्रंस के लेखक कौन हैं? तो इस किताब के जो लेखक हैं वो है रूपा राय, ठीक है ना, रूपा राय है, ये याद रखिएगा आप लोग। ये किताब है सुरतास, एक्चुअली बनेगा सुरतास, ठीक है ना, सुरतास, सुतरस है एक्चुअली, बल्कि सुतरस बनेगा, ठीक है ना, ये हिंदी तो लिखी दिया गलत, ठीक है ना, सुतरस बनना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इस सवाल का तो ठीक आंसर है ना आपका वो बी वाला ऑप्शन सही है। हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 के अंदर जो है ना वो कौन सा मतलब 8वां स्थान है भारत को, ये निम्नलिखित भारत का 8वां स्थान आया है इसके अंदर। तो कौन से संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है आपका? तो इंडिया का भी रिसेंटली जो है ना इसके अंदर 67वां स्थान आया है, ठीक है ना, 67वां स्थान आया है भारत का इसके अंदर। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे करेंगे अपन कि अभी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर जो है ना ये 67वां नंबर आया है। आज ये ट्रांसलेशन सारी की सारी गड़बड़ हो रखी है, कल इसको थोड़ा ठीक करेंगे, ठीक है ना, फिक्स करते हैं इसको कल। पर फिलहाल के लिए समझिएगा कि हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर भारत का 67वां नंबर आया है। इनमें से कौन से संगठन के द्वारा जो है ना ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स दिया जाता है? ये दिया जाता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है ना आपका, ये इंटरनेशनल एनर्जी की तरफ से, या इंटरनेशनल ट्रांजिशन इंडेक्स जो है ना ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म जो है ना उसको जारी करती है। सी ऑप्शन इसका सही है हमारा। अच्छा, इसमें फर्स्ट नंबर किसका है? फर्स्ट नंबर स्वीडन का है, ये याद रखिएगा आप लोग। फर्स्ट नंबर किसका है? फर्स्ट नंबर इसमें स्वीडन का है। सेकंड किसका है? डेनमार्क का। थर्ड किसका है? नॉर्वे का है, आपका याद रखना। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म एक रैंक और जारी करती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें दुनिया भर में महिला और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं है। वो देश कौन सा है? वो देश है आइसलैंड, ठीक है ना। और हमारा नंबर कौन सा आता है? हमारा नंबर आता है 127वां। 161 में से ये रैंक दी जाती है। अभी रिसेंटली जो है ना मोनेस्ट्री फेस्टिवल कौन से राज्य के अंदर आयोजित किया गया था? तो ये लद्दाख के अंदर आयोजित किया गया था एक फेस्टिवल, ठीक है, लद्दाख का ये फेस्टिवल है आपका। अमेरिका के अंदर एक माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने $2.75 बिलियन की सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप करने के लिए कौन से राज्य के साथ एक समझौता किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इस सवाल का आंसर रहेगा गुजरात। गुजरात के अंदर एक सेमीकंडक्टर प्लांट जो है ना सेटअप होने वाला है, और ये गुजरात के अंदर सेटअप होगा। और अच्छे से याद कर लेना, अहमदाबाद के पास ही की जगह है आपकी, वहाँ पर इसको जो है ना सेटअप किया जाएगा आपका, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखना है इसको आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस हर साल कब मनाते हैं? ये भी हर साल 29 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स के नाम से इसको जानते हैं। अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिवाली के अवसर पर, कौन सा राज्य है अमेरिका का जिसने दिवाली के अवसर पर स्कूलों की छुट्टी करने की घोषणा की है? ये न्यूयॉर्क ने ऐसा किया है, स्कूलों की छुट्टी करेगा ये दिवाली के अवसर पर। इसके अलावा कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 5G नेटवर्क के लिए BSNL के साथ समझौता किया है? ये L&T, लार्सन एंड ट्रूबो ने ऐसा समझौता किया है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त करता हूं। मैं मिलता हूं आपको मैं कल के सेशन में, और छोटे छोटे कुछ जो आपके ट्रांसलेशन एरर थे उनको कल फिक्स करते हैं। शुक्रिया, राधे राधे।